हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये चैप्टर वैसे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर समझ में आता है, क्योंकि इसमें मोस्टली केमिस्ट्री के जो वॉल्यूमेट्रिक्स हैं, एसिड बेस टाइट्रेशंस हैं, सारा उसका फॉर्म यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप इसको कई बार रिपीट कर लेंगे 2-3 बार, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होती है, इसमें हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस के प्रिंसिपल एंड मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये इस चैप्टर के कुछ बेसिक से पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना होगा। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को मेज़र करना और किस तरीके से कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो देखिए, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आप किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कौन सी केमिस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है, ये आपका मेडिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन और क्वांटिटी केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, दवा जो बनती हैं, उन दवाइयों में जो भी कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, केमिकल कंपाउंड, आपको पता है जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं वो किसी न किसी केमिकल कंपाउंड से ही बनती हैं। तो जो भी केमिकल कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन यानी वो कितने शुद्ध हैं, उनकी पहचान अच्छे से की गई है कि नहीं की गई है, और उनकी क्वांटिटी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता करने के बाद ही किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि हम किसी भी केमिकल को एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसकी रिएक्शन किसी भी अदर कंपाउंड से कराते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी केमिकल को जब आप एनालाइज करना चाहोगे तो डायरेक्टली में वो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए NaCl, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं। NaCl को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग नमक बोलते हैं और केमिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन हम आपसे कह दें कि वाटर के साथ कराइए, तो वाटर क्या हो गया, एक कोई दूसरा कंपाउंड, यानी एक कोई अदर कंपाउंड हो गया। अब जब इस सॉल्ट की रिएक्शन आप वाटर के साथ में करोगे तो ये सॉल्ट वाटर के साथ में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। और घुल के क्या बना देगा, यहाँ से आपका NaOH बन जाएगा और यहाँ पे HCl अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से करके अगर हमें किसी भी केमिकल को एनालाइज करना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, उसकी रिएक्शन किसी भी अदर कंपाउंड से करा देंगे, जिससे कि हमको केमिकल की प्यूरिटी, सेफ्टी, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता लग जाए। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट कितना हमारा प्योर है, कितना हमारे लिए सेफ़ है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है, फ़िज़िकल का मतलब होता है उसके बारे में जो चीज़ें हम देख के बता सकें। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नमक की, तो नमक को अगर आपसे बोला जाए कि नमक के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे कि क्या बताएंगे, टेस्ट में नमकीन होता है, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म पे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसको देख के बता सकते हैं। लेकिन पानी में घुलता है, ये आप कब बताएंगे, जब आप उसको पानी में घोलेंगे, यानी वो आपकी हो गई केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी चीज़ के बारे में देख के हम जिन चीज़ों को बता सके वो हो गई फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी की हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होता है वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्यों रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कोई भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो उसमें हमेशा
2, 3, 4 आप किसी भी दवा के पीछे, रैपर के पीछे देखिएगा, उसमें जितने भी कंपाउंड्स यूज़ हो रहे होंगे उन सारे कंपाउंड्स का उसमें पीछे नाम ज़रूर लिखा होता है। तो इसकी सहायता से ड्रग की स्टेबिलिटी, ड्रग की कंपेटेबिलिटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक इफ़ेक्ट का पता लगाया जा सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि उन 2 कंपाउंड के मिलाने से या उन 3 कंपाउंड के मिलाने से कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा हो जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो ये सब चीज़ें हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं मेथड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसके टोटल मेथड कितने होते हैं। तो उसके लिए जो मेथड्स आपके यूज़ होते हैं, फर्स्ट होता है आपका केमिकल मेथड, सेकंड होता है बायोलॉजिकल मेथड, थर्ड होता है फिज़िकल एंड फिजियोकेमिकल मेथड और फोर्थ होता है फार्मास्यूटिकल मेथड। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे ये चारों मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरल एपरेटस यूज्ड इन एनालिसिस। देखिए किसी भी चीज़ को जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या मेडिसिन्स बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। और जब एनालिसिस आप करोगे तो उसमें एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एपरेटस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हमें किन किन एपरेटस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए फर्स्टली जो एपरेटस हमें ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, गैस डिटेक्टर ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, नेस्लर सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, सीप्स की ज़रूरत पड़ेगी, थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, अल्ट्रावायलेट रेज लैंप्स की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वेट और बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए किसी भी चीज़ को बिना वेट करे, बिना मेज़र करे आप उसमें नहीं डाल सकते, इसलिए वेट और बैलेंस की ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ही नाप तोल के डाली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल टर्म्स एंड फार्मूला जो इसमें यूज्ड होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो फर्स्ट होते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो मिक्सचर हम ले रहे हैं उसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस हमारा कितना प्रेजेंट है, यह उसका कंसंट्रेशन बताता है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे बोल दिया 5% HCl, तो 5% HCl का मतलब हो गया कि 5 ग्राम HCl जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वही चीज़ हो गया, अगर 5% HCl है तो उसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम HCl आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्यूट का अभी सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन ये आपको सॉल्यूशन वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म आपको क्लियर कर दूँ कि होमोजीनियस होता क्या है। देखिए मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसका मतलब होता है होमो मतलब सेम। जब हम कोई भी चीज़ें, देखिए सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलयन, जब हम कोई भी 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ में घोलते हैं और वो अच्छे से घुल जाएं तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और जब कोई 2 चीज़ें घोली जाएं और वो अच्छे से ना घुलें वो हो जाएंगी आपकी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को जब आप मिक्स करते हैं तो दोनों चीज़ें एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती हैं। अगर वहीं पे बात करें हम हेट्रोजीनियस की, तो जैसे हम बात कर दें रेत और पानी, तो रेत और पानी को आप कितना भी घोल लीजिए, कुछ टाइम बाद वो रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी उसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के द्वारा तैयार किया जाता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है और सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यानी आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हो सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे आपने ये लिखा है कि सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूट और प्लस करके आपने यहाँ पे लिख लिया सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए इनमें तीनों में एक वर्ड कॉमन यूज़ हो रहा है सॉल। सॉल का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिक्विड। अब आपको कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये होता है कि कौन सी चीज़ कम यूज़ होती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए इसमें सॉल के बाद कितने वर्ड बचे, सिर्फ 3 वर्ड बचे यहाँ पे आपके पास UTE, और यहाँ पे कितने बचे 4। तो जिसमें कम है
वो आपका लेस अमाउंट में यूज़ किया जाता है, और जिसमें ज़्यादा है वो लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ आपकी लेस अमाउंट में यूज़ हो रही है और कौन सी चीज़ आपकी लार्ज अमाउंट में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल टाइट्रियोमेट्रिक मेथड की। तो इस केमिकल्स में जो बहुत से मेथड्स होते हैं वो केमिकल कंपोनेंट्स की एनालिसिस की जाती है, जिसके लिए मेथड्स आपके निम्न दिए गए हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है, ग्रेवियोमेट्रिक एनालिसिस होती है और गैसोमेट्रिक एनालिसिस होती है। तो इस तरीके से करके इन 3 टाइट्रेटिक मेथड से हम केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर पे हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आखिरकार होती क्या है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में केमिकल्स की क्वांटिटी को बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको बताया जाता है? तो क्वांटिटी को, कि हमारा सब्सटेंस जो बनाया गया है उसमें किसी केमिकल की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। यानी किसी भी जो हमने केमिकल सब्सटेंस बनाया है उसमें हमारा कितना अमाउंट में कोई केमिकल प्रेजेंट है, उसको कौन बताता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बताती है। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को जो क्लासीफाई करने के लिए हैं वो अलग अलग कई सारे टाइप्स दिए गए हैं, जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो इन मेथड्स के द्वारा हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या करती है? अमाउंट के बारे में बताती कि कितनी क्वांटिटी या कितना अमाउंट यूज़ किया जा रहा है। अब हम लोग इसमें से बात करते हैं किसके बारे में? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़, इसको हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये जो टाइट्रेशन होता है इसमें एसिड और बेस दोनों की ही प्रेजेंस होती है। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में बनने वाला क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो एसिड बेस टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। इस मेथड में एसिड और बेस को टाइट्रेशन के रूप में यूज़ किया जाता है और अदर सोल्यूशन को टाइट्रेंट की तरीके यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं टाइट्रेशन होता क्या है। तो टाइट्रेशन के द्वारा किसी भी केमिकल्स की कंसंट्रेशन को बताया जाता है। किसको बताया जाता है? उसका कंसंट्रेशन, कि कितने % में उसको यूज़ किया गया है। इस मेथड में किसी भी केमिकल को लिया जाता है और फिर उसमें किसी टाइट्रेंट को मिलाया जाता है और उसके कंसंट्रेशन की जांच की जाती है कि वो सॉल्यूशन कितने % कंसंट्रेटेड है। अब अगर हम लोग बात करें एसिड की और बेस की, अभी ऊपर 2 वर्ड्स आपके यूज़ हो रहे थे ना, एसिड और बेस। बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं कि बस एसिड वो है जो हमें क्या देता है? H+ आयन देता है, और बेस क्या है? जो हमको OH- आयन देता है। सिंपल सी एकदम लैंग्वेज में। तो एसिड के एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, CS3, COOH हो जाएंगे। बेस के एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब देखिए कैसे देता है। अगर हम यहाँ पे ले लें HCl, अब HCl की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास H+ आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा। तो यहाँ पे इसने दिया ये H+ आयन। अब अगर हम यहाँ पे करा दें H2SO4 की रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा आपका H+ बन जाएगा और यहाँ पे SO4- के 2 बन जाएंगे। यहाँ पे 2 हमने केवल इस H को बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब जैसे आप HNO3 को करें तो HNO3 में भी यही सेम चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे H+ हो जाएगा, यहाँ पे NO3- हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप CS3COOH को करना चाहें तो इसको भी ब्रेक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे CS3COO- बनेगा और H का प्लस बनेगा। तो इन सब में आप खुद देख रहे होंगे कि कॉमनली आपका जो H+ है वो सब में निकल रहा है। तो जो एसिड होंगे वो किसको निकालेंगे? H+ को निकालेंगे। अगर हम बेस में देख लेते हैं तो अगर हम देखते हैं NaOH को जब हम ब्रेक करेंगे या तोड़ेंगे तो ये Na+ और OH- में टूटेगा। KOH को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा K+ और OH- में टूटेगा। इसके बाद अगर हम CaOH के होल ट्वाइस को ब्रेक करेंगे
तो ये हमारा Ca++ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ध्यान रखिएगा, जो बेस होंगे आपके वो क्या देंगे, OH- देंगे, और जो एसिड होगा वो आपका क्या देगा, H+ देगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं। अब इसके बाद इसमें एसिड और बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बारे में डिटेल में स्टडी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर आप और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक टफ़ लग रहा है, ताकि उसका वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।